Hello students of class 5th. Today we will discuss chapter number 11, Moon and Artificial Satellites, and in this part we will discuss about eclipses. Eclipses को हम क्या बोलते हैं students? ग्रहण बोलते हैं. An object that blocks the light and does not reflect it at all is called an opaque object. कोई भी वस्तु है स्टूडेंट्स, अगर वो क्या कर रही है, रोशनी को आने से रोक रही है, एंड डज नॉट रिफ्लेक्टेड, और वो उसको क्या नहीं डालती, प्रतिबिंब नहीं डालती है, उसका रिफ्लेक्शन नहीं करती है, देन इट इज़ कॉल्ड एन ओपेक ऑब्जेक्ट. उसको हम क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि अपारदर्शी वस्तु बोलते हैं. Some of the examples of opaque objects are wood, cardboard, etc. Okay, wood और cardboard ये दोनों opaque object के क्या हैं? Examples हैं. When light falls on an opaque object, जब रोशनी किसी भी opaque object पर पड़ती है, it cast a shadow, तो वो क्या डालती है? अपनी shadow डाल देती है, अपनी परछाई डालती है. जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई चेयर रखा है और एंड जब आपका चेयर कहीं सनलाइट में रखा होता है तो उसके पीछे उसकी क्या बन जाती है? शैडो बन जाती है. ओके, तो चेयर क्या है? आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है. एंड एक लाइट सोर्स की हमें ज़रूरत पड़ती है शैडो बनाने के लिए. तो जब भी सनलाइट चेयर के ऊपर पड़ेगी तो चेयर की क्या बन जाएगी? शैडो बन जाएगी. शैडो को हम क्या बोलते हैं? परछाई बोलते हैं. दूसरी चीज़ कि जो शैडो है उसको बनाने के लिए हमें एक लाइट सोर्स की क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है. द अर्थ एंड द मून आर ऑल्सो ओपेक ऑब्जेक्ट्स. इसी तरीके से जो पृथ्वी है और जो चंद्रमा है वो भी क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी कि अपारदर्शी वस्तुएं हैं. व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन द अर्थ, जब सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी के ऊपर गिरती हैं, एंड द मून, और चंद्रमा पर गिरती हैं, दे कास्ट शैडो, तो वो अपनी अपनी जो परछाई हैं वो क्या करते हैं? डालते हैं. सिमिलरली उसी तरीके से जैसे मैंने आपको चेयर का एग्जांपल बताया कि चेयर भी क्या है? एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, एंड सनलाइट इज़ द सोर्स ऑफ लाइट. तो जब सनलाइट उस चेयर के ऊपर पड़ेगी देन चेयर की जो शैडो है वो बन जाएगी. व्हेन द सन एंड द अर्थ एंड द मून कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, द अर्थ कास्ट इट्स शैडो ऑन द मून, तो जो पृथ्वी है वो अपनी परछाई किस पे डाल देती है? चंद्रमा पे डाल देती है. और द मून कास्ट इट्स शैडो ऑन द अर्थ, और जो चंद्रमा है वो अपनी परछाई किस पे डाल देता है? पृथ्वी पर डाल देता है. दिस इज़ कॉल्ड एन एक्लिप्स, और उसको हम क्या बोल देते हैं? ग्रहण बोल देते हैं. तो अब हम स्टूडेंट्स एक्लिप्सिस के बारे में पढ़ेंगे, और एक्लिप्सिस के अंदर अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्लिप्सिस के बारे में पढ़ेंगे. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्लिप्स क्या क्या हैं हमारे? फर्स्ट वन इज़ ल्यूनर एक्लिप्स, सेकंड वन इज़ सोलर एक्लिप्स. तो आइए देखिए, सबसे पहले हम ल्यूनर एक्लिप्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. ल्यूनर एक्लिप्स को हम बोलते हैं चंद्र ग्रहण. When the earth comes between the sun and the moon in a straight line while revolving around the earth,
द अर्थ कास्ट इट्स शैडो ऑन द मून। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी रेखा में, वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जब पृथ्वी क्या करती है, सूर्य के चक्कर लगा रही होती है, द अर्थ कास्ट इट्स शैडो ऑन द मून। तो जो पृथ्वी है वो अपनी परछाई किस पे डाल देती है, चंद्रमा पर डाल देती है। इट स्टॉप्स द लाइट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द मून। और जो उसी वजह से सूर्य की जो लाइट है वो चंद्रमा पर नहीं पहुंच पाती, फ्रॉम रीचिंग द मून। ओके, चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है। हैंस द मून कैन नॉट बी सीन पार्टली और होली। इसी वजह से जो चंद्रमा है वो पूरी तरीके से या आधे तरीके से दिखाई नहीं देता है। दिस इज़ कॉल्ड ल्यूनर एक्लिप्स। इसको क्या बोला जाता है, चंद्र ग्रहण बोला जाता है। When the moon is completely in dark shadow of the earth, it is called a total lunar eclipse. जब चंद्रमा पूरी तरीके से पृथ्वी की घनी छाया में या घनी परछाई में होता है, तब उसको हम पूर्ण चंद्र ग्रहण बोलते हैं, यानी कि टोटल ल्यूनर एक्लिप्स बोलते हैं। When the moon is partly hidden, और जब चंद्रमा थोड़े बहुत तरीके से छुप जाता है, बाय द डार्क शेडो ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की घनी छाया से या पृथ्वी की घनी परछाई से, देन इट इज़ कॉल्ड पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स। तब हम उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल ल्यूनर एक्लिप्स बोलते हैं, यानी कि आंशिक चंद्र ग्रहण बोल देते हैं। पार्शियल का मतलब है आंशिक। इट ऑकर्स ऑन अ फुल मून नाइट। ये कब होता है, जब पूर्णिमा की रात होती है, बट नॉट ऑन ऑल फुल मून नाइट्स। लेकिन ये सभी पूर्णिमा की रातों को नहीं होता है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई गई है स्टूडेंट्स, फिगर दिखाई गई है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या है, सन है, अर्थ है और मून है। दे आर इन अ स्ट्रेट लाइन, ये बिल्कुल सीधी रेखा में है। एंड अर्थ इज़ इन बिटवीन सन एंड मून। जब सन की लाइट किस पे पड़ती है, अर्थ पर पड़ती है, देन अर्थ रिफ्लेक्ट्स इट्स शेडो ऑन द मून। और एक चीज़ और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि जो ये आप डार्क शेडो देख रहे हैं, दिस डार्क शेडो इज़ कॉल्ड एज उम्ब्रा। ओके, तो उम्ब्रा को हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे, डार्क पार्ट ऑफ द शेडो दैट डज नॉट रिसीव एनी लाइट, देन इट इज़ कॉल्ड उम्ब्रा। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, लाइट पार्ट देख रहे हैं, मतलब जो लेस डार्क पार्ट है शेडो का। तो जो लेस डार्क पार्ट है किसी भी शेडो का, अराउंड द डार्क शेडो, तो तब आप उसको क्या बोलते हैं, इनुम्ब्रा बोल देते हैं। तो शेडोज़ भी आपकी दो तरीके की होती हैं जो आपकी एक्लिप्सेस में बनती हैं। एक होती है उम्ब्रा, दूसरी होती है इनुम्ब्रा। इन दोनों शेडोज़ के बारे में आप क्लास 6 में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ही ये चीज़ें बता दी हैं ताकि आपको अगली क्लासेस में प्रॉब्लम ना आए। दूसरा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सोलर एक्लिप्स के बारे में। तो सोलर एक्लिप्स से जाने से पहले आप यहाँ देखिए कि जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है तो क्या हो जाता है, आपका ल्यूनर एक्लिप्स हो जाता है। और अब हम डिस्कस करेंगे सोलर एक्लिप्स के बारे में। सोलर एक्लिप्स को हम क्या बोलते हैं, सूर्य ग्रहण बोलते हैं।
व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, द मून कास्ट इट्स शेडो ऑन द अर्थ, तो जो चंद्रमा है वो अपनी परछाई किस पे डाल देता है, पृथ्वी पर डालता है। कास्ट का मतलब होता है डालना। द पीपल इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ द अर्थ कैन नॉट सी द सन एट ऑल और सी इट ओनली पार्शली फॉर सम टाइम, जो लोग बाग हैं जो अलग अलग भागों में बसे हुए हैं पृथ्वी पर, वो सूर्य को नहीं देख पाते हैं जब सोलर एक्लिप्स होता है। एट ऑल बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं, और सी इट ओनली पार्शली, और वो इसको बहुत आंशिक तरीके से देख पाते हैं फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। दिस इज़ कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। इसको हम क्या बोल देते हैं, सोलर एक्लिप्स बोल देते हैं या फिर सूर्य ग्रहण बोलते हैं। व्हेन द मून हाइड्स द सन कम्प्लीटली, जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरीके से छुपा लेता है, इट इज़ कॉल्ड टोटल सोलर एक्लिप्स, यानी कि सन के सामने जब चंद्रमा आ जाता है और सूर्य जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से छिप जाता है, देन इट इज़ कॉल्ड टोटल सोलर एक्लिप्स, यानी कि पूर्ण सूर्य ग्रहण। नो सनलाइट रीचेज द अर्थ, इस केस के अंदर क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं, एंड इट बिकम्स टोटली डार्क, और इससे क्या हो जाता है, बहुत पूरी तरीके से अंधेरा हो जाता है, इवन ड्यूरिंग द डे टाइम। यहाँ तक कि स्टूडेंट्स दिन के समय आपको क्या देखने में मिलता है, अंधेरा देखने में मिलता है। व्हेन द मून हाइड्स द सन पार्शली, जब चंद्रमा सूर्य को आंशिक रूप से क्या कर लेता है, ढकता है, देन इट इज़ कॉल्ड पार्शियल सोलर एक्लिप्स, तब हम इसको आंशिक सूर्य ग्रहण बोलते हैं। इट ऑकर्स ओनली ऑन द न्यू मून डे, और ये केवल जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन ये होता है, बट नॉट ऑन ऑल न्यू मून डेज, लेकिन ये सभी जो अमावस्या के दिन आते हैं उसमें नहीं होता। यू शुड नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली, आप सभी को सूर्य की तरफ डायरेक्टली यानी कि एकदम से नहीं देखना चाहिए ड्यूरिंग अ सोलर एक्लिप्स, जब सूर्य ग्रहण हो रहा हो। इट कैन डैमेज योर आइज़, ये आपकी आँखों को नुकसान पहुँचा सकता है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, सोलर एक्लिप्स की जो फिगर है वो देखिए, सन, मून और अर्थ ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में आ गए हैं, और मून जो है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है इन केस ऑफ सोलर एक्लिप्स। तो जो मून है वो अपनी शैडो किस पे कास्ट करता है, अर्थ पे कास्ट करता है, एंड दिस डार्क शैडो इज़ कॉल्ड एज उम्ब्रा। सिमिलरली जो अर्थ है वो क्या करती है, अपनी जो शैडो है वो कास्ट करती है, और दिस इज़ अ लेस डार्क पार्ट of the shadow, and this lesser dark part of the shadow is called penumbra. ओके, तो इस तरीके से हम सोलर एक्लिप्स को डिफ़ाइन करते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अ ब्राइट रिंग ऑफ लाइट कॉल्ड कोरोना कैन बी सीन अराउंड द सन ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स, कि जो ब्राइट रिंग है यानी कि जो चमकती हुई अंगूठी की तरह एक रोशनी आती है जिसको बोला जाता है कोरोना, कैन बी सीन अराउंड द सन, ये सूर्य के चारों तरफ आपको बनती हुई दिखाई देती है ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। इट मीन्स कि सन के सामने जब चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा सन को पूरी तरीके से ढक लेता है, तब क्या बनती है, एक ब्राइट रिंग ऑफ लाइट बन जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। तो क्या आप ये चीज़ जानते हैं? अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। दिस इज़
गुड फॉर यू ऑल। आपके लिए जनरल नॉलेज में ये हेल्प करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स, अब हम आगे डिस्कस करेंगे टाइड्स के बारे में। टाइड्स को हम क्या बोलते हैं? लहर बोलते हैं। टाइड्स आर कॉज्ड मेनली बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। जो लहरें हैं वो गुरुत्वीय खिंचाव जो कि चंद्रमा प्रदान करता है, उससे जो लहरें हैं वो उठती हैं। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि टाइड्स का जो कारण है वो कौन है, तो जो टाइड्स का सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। ड्यूरिंग दिस ग्रेविटेशनल पुल, जब ये गुरुत्वीय खिंचाव होता है, द लेवल ऑफ वाटर राइजेज अप, तो जो पानी का स्तर है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है, एंड गोज़ डाउन ट्वाइस एवरी डे, और नीचे की तरफ भी ये गिर जाता है। और ये दिन में 2 बार होता है, हर एक दिन, और एक दिन में 2 बार। The regular rising and falling of the level of water in the sea और ocean is called tides। और लगातार जब पानी उभरता है और गिरता है, यहाँ पर बात चल रही है पानी के स्तर के बारे में। जब पानी का स्तर लगातार उठता रहता है या गिरता रहता है, और जो कि कहाँ पर होता है? समुद्र में या ओशियंस में होता है, तो तब क्या बन जाते हैं? आपके टाइड्स बन जाते हैं, यानी कि लहरें बन जाती हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइड्स। जो टाइड्स हैं वो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हाई टाइड्स, एक होते हैं लो टाइड्स। हाई टाइड्स क्या है? उच्च ज्वार। और लो टाइड्स क्या होते हैं? कम ज्वार। तो जितने भी टाइड्स हैं, चाहे वो हाई टाइड हों चाहे वो लो टाइड हों, वो सब भी हमें जो समुद्र का किनारा है वहाँ पर, समुद्र के किनारे के पास दिखाई देते हैं। द मून पुल ऑन द सी वाटर इज़ मोर देन दैट ऑफ द सन। तो जो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल पुल है किस पे? सी वाटर पे, समुद्र के पानी पे, वो ज़्यादा होता है देन दैट ऑफ द सन। अगर हम इसकी तुलना किससे करें? सन के ग्रेविटेशनल पुल से करें। दिस इज़ बिकॉज द मून इज़ मच क्लोज़र टू द अर्थ। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा करीब है। देयरफॉर द सी वाटर ऑन द साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द मून गेट्स अट्रैक्टेड अपवर्ड्स। और इसी वजह से जो समुद्र का पानी है जो कि पृथ्वी के किनारों पर आपको दिखाई देता है, तो वो मून की वजह से, मून का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो उस पानी को ऊपर की तरफ आकर्षित करता है। दिस कॉजेज़ द हाई टाइड्स। और इसका कारण क्या होता है? इसके कारण जो हाई टाइड्स हैं, जो उच्च ज्वार है, वो उभरते हैं। कहाँ पर? समुद्र में। इन द एरियाज बिटवीन द 2 हाई टाइड्स द वाटर फॉर्म्स लो टाइड्स। और जिन जिन क्षेत्रों में जहाँ पर 2 हाई टाइड्स आ जाते हैं, उनके बीच में जो पानी है वो लो टाइड्स भी बनाता है। एवरी डे द रोटेशन ऑफ द अर्थ कॉजेज़ 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स। और हर एक दिन जब जो हमारी पृथ्वी है, जब वो रोटेट करती है, जब वो घूमती है या जब वो परिक्रमा लगाती है, उसकी वजह से भी जो टाइड्स हैं वो उत्पन्न होते हैं। और हर एक दिन 2 हाई टाइड्स और 2 लो टाइड्स होते हैं। तो दूसरा जो सबसे बड़ा जो मेन कारण है वो क्या है? रोटेशन ऑफ द अर्थ। द टाइड्स ऑफ द ओशियन वेरी विद द फेजेस ऑफ द मून। और जो टाइड्स हैं, जो लहरें हैं जो कि समुद्र में उठती हैं, और ये क्या होती रहती हैं? वेरी होती रहती हैं, यानी कि इनमें परिवर्तन होता रहता है
कैसे? जब जो चंद्रमा के जो चरण हैं जब वो बदलते हैं तो उससे जो है जो टाइड्स हैं, जो लहरें हैं, उनमें परिवर्तन होता है। द हाईएस्ट टाइड्स ऑकर ऑन द फुल मून एंड द न्यू मून डे। और सबसे बड़ा जो टाइड है, सबसे बड़ी लहर जो उठती है समुद्र में, वो पूर्णिमा के दिन उठती है एंड न्यू मून डे, और जिस दिन अमावस्या का दिन होता है उस दिन। तो पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन सबसे ऊंची लहर उठती है समुद्र में। टाइड्स आर यूज़फुल टू शिप्स। और जो लहरें हैं वो शिप्स यानी कि जहाज़ों के लिए बहुत मददगार साबित होती हैं। व्हेन देयर इज़ अ हाई टाइड, जब भी ऊंची लहर उठती है समुद्र के अंदर, देयर इज़ इनफ वाटर टू लेट द शिप्स कम ईजीली टू द पोर्ट। तो वहाँ पर पर्याप्त पानी होता है जिसकी वजह से जो जहाज़ हैं वो बहुत आसानी के साथ बंदरगाह पर आ जाते हैं। द नॉलेज ऑफ द टाइड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द फिशरमैन बिफोर गोइंग आउट फॉर फिशिंग। और जो टाइड्स हैं, जो लहरें हैं, उनका जो ज्ञान है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर द फिशरमैन, मतलब मछुआरों के लिए, बिफोर गोइंग आउट फॉर फिशिंग। और जब ये मछुआरे मछली पकड़ने के लिए निकलते हैं तो जो टाइड्स की नॉलेज है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एज इन अ लो टाइड, जब जो टाइड हैं, जो लहरें हैं, वो नीची लहरें उठती हैं। एज दे कैन नॉट ब्रिंग देयर बोट्स बैक टू द शोर, इनकी वजह से जो नावें हैं, जो नाव चलती हैं समुद्र के अंदर, वो किनारे तक नहीं पहुंच पाती हैं। शोर को हम क्या बोलते हैं? किनारा। बिकॉज द सी वाटर रिसीड्स अवे फ्रॉम द शोर, क्योंकि जो समुद्र का पानी है वो पीछे हटने लगता है किनारों से। हाई टाइड्स ऑल्सो हेल्प इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। और जो हाई टाइड्स हैं यानी कि जो उच्च ज्वार हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली उत्पन्न करने में मदद करते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके टाइड्स। अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कृत्रिम उपग्रह। These are the man-made equipments that revolve around the earth and the moon. So let's start artificial satellites. Please understand this carefully. An artificial satellite is a human-made object. जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो क्या है? मानव के द्वारा ही बनाई हुई वस्तु है। दैट इज़ पर्पसली प्लेस्ड इनटू द ऑर्बिट, जो कि जानबूझकर कहाँ पे रख दी जाती है? जो पृथ्वी की जो कक्षा है उसके उसमें रख दी जाती है। और अदर प्लैनेट्स और अन्य ग्रहों की जो कक्षाएं हैं उसमें ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनको रखा जाता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, जिनसे ये विशिष्ट कार्य करती हैं, जिनमें रह कर के ये अपना विशिष्ट कार्य करती हैं। दे आर लॉन्च्ड बाई अ स्पेशली डिज़ाइंड रॉकेट। और इनका जो शुभ आरंभ है वो विशिष्ट रूप से तैयार किए गए रॉकेट से किया जाता है। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कॉल्ड स्पुतनिक 1 मीनिंग अ फेलो ट्रैवलर was launched by the Soviet Union USSR on October 4, 1957। जो सबसे पहली आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जिसे हम बोलते हैं स्पुतनिक 1, जिसका मतलब है अ फेलो ट्रैवलर यानी कि सहयात्री, was launched by the सोवियत यूनियन।
जो यूएसएसआर है उसने ये इसका जो शुभारंभ है वो किया था। कब? अक्टूबर 4, 1957 में। इंडिया हैज़ built and launched several artificial satellites. The first Indian artificial satellite named Aryabhat was launched on 19th April 1975. जो भारत है उसने भी क्या करी, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई और उसका शुभारंभ किया। तो जो पहली भारतीय कृत्रिम उपग्रह था, आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी, उसका नाम क्या था? आर्यभट्ट। वॉज लॉन्च्ड ऑन 19th अप्रैल 1975 और इसका जो शुभारंभ है वो कब हुआ था? 19 अप्रैल 1975 में, 19th अप्रैल 1975 में। सम ऑफ द अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर इनसेट, और उसमें से जो कुछ अन्य भारतीय उपग्रह हैं वो कौन से हैं? इनसेट यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज़। दूसरी है IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग को हम क्या बोलते हैं? सुदूर संवेदन सीरीज़। कल्पना 1, एड्यूसेट, भास्करा एक्सेट्रा। तो ये सभी क्या हैं? इंडियन सैटेलाइट्स हैं। तो इंडिया की जो सैटेलाइट्स हैं उनके नेम हम एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। जैसे इनसेट है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज़, दूसरी है IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सीरीज़, तीसरी है कल्पना 1, चौथी है एड्यूसेट और पांचवी है भास्कर। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स सम ऑफ द सैटेलाइट्स एंड देयर यूजेस। तो सबसे पहली सैटेलाइट है वेदर सैटेलाइट। टेक पिक्चर्स ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ क्लाउड्स एंड हेल्प टू फोरकास्ट वेदर। दिस गिव अस अर्ली वार्निंग्स ऑफ डेंजरस स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, फॉरेस्ट फायर्स, फ्लड्स एक्सेट्रा। वेदर सैटेलाइट्स हैं मतलब मौसम संबंधी जो उपग्रह हैं वो क्या करते हैं? तस्वीरें ले लेते हैं। किसकी? बादलों के चलने की। एंड हेल्प टू फोरकास्ट वेदर, और ये किस चीज़ में मदद करते हैं? मौसम के पूर्वानुमान में मदद करते हैं। ये बताते हैं कि जो मौसम है वो किस तरीके से रहेगा। दिस गिव अस अर्ली वार्निंग्स, और ये पहले से पहले क्या दे देते हैं? चेतावनी दे देते हैं। ऑफ डेंजरस स्टॉर्म्स, कि जब कोई खतरनाक स्टॉर्म यानी कि तूफ़ान आने वाला होता है उससे पहले ही चेतावनी दे देते हैं। साइक्लोन्स यानी कि कोई चक्रवात आने वाला होता है उससे पहले ये चेतावनी दे देते हैं। फॉरेस्ट फायर्स, जब भी जंगली आग लगने वाली होती है तब ये अपनी चेतावनी दे देते हैं। और लास्ट में है फ्लड्स, तो जब कभी बाढ़ आने वाली होती है तो उससे पहले ही ये लोगों को चेतावनी दे देते हैं। तो ये कौन से सैटेलाइट्स हैं? वेदर सैटेलाइट्स। उसके बाद दूसरे हैं एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स। एस्ट्रोनॉमिकल का मतलब है खगोलीय उपग्रह। हेल्प टू ऑब्जर्व डिस्टेंट गैलेक्सीज, ये बहुत दूर दूर तक जो आकाश गंगा हैं उनको देखने में मदद करते हैं। दूसरा, जो प्लैनेट्स हैं यानी कि जो ग्रह हैं उनको देखने में मदद करते हैं। एंड अदर स्पेस ऑब्जेक्ट्स, और जो अन्य अंतरिक्ष संबंधी जो वस्तुएं हैं उनको देखने में मदद करती हैं। दीज आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट्स। तीसरी है स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। कम्युनिकेशन का मतलब है संचार। जो सैटेलाइट्स हैं ये किस चीज़ में मदद करती हैं? हेल्प इन सेंडिंग मैसेजेस, मैसेजेस को भेजने में मदद करती हैं। फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, एक देश से दूसरी देश तक मैसेजेस को भेजने का काम करती हैं।
cellular phones, fax, internet, etc. send messages by these satellites. जो सेलुलर फ़ोन्स हैं, फैक्स है, इंटरनेट है, उनके द्वारा जो मैसेजेस हैं वो इन सैटेलाइट्स के द्वारा सेंड किए जाते हैं। चौथा, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। रिमोट सेंसिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसको बोलते हैं सुदूर संवेदन, आर यूज टू लोकेट मिनरल रिसोर्सेस। जितने भी खनिज संसाधन हैं उनको लोकेट करने के लिए। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है अंडरग्राउंड वाटर की, जो अंडरग्राउंड वाटर है यानी कि ज़मीन के नीचे जो पानी है वो कितना है उसको जानने के लिए, एंड फॉर लैंड मैपिंग, और भूदृश्य मानचित्र बनाने के लिए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है। फिफ्थ है मिलिट्री सैटेलाइट्स। मिलिट्री को हम बोलते हैं सैन्य। सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह आर कॉल्ड स्पाई सैटेलाइट्स। स्पाई को हम क्या बोलते हैं? जासूस। कुछ ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं जो क्या करती हैं? जासूसी करती हैं। उनके अंतर्गत कौन सी सैटेलाइट्स आती हैं? मिलिट्री सैटेलाइट्स। These help in detecting the launch of missiles. ये किस चीज़ में मदद करती हैं? डिटेक्ट करने में, यानी कि पता लगाने में। द लॉन्च ऑफ मिसाइल्स, की जो रॉकेट हैं उनका शुभारंभ कब हुआ, तो उसका पता लगाने में ये मदद करती हैं। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ द शिप्स एट सी, कि जो जहाज हैं उनकी डायरेक्शन, उनकी दिशा, समुद्र के अंदर उनकी दिशा को खोजने में मदद करती हैं। एंड द मूवमेंट ऑफ मिलिट्री इक्विपमेंट ऑन द ग्राउंड। दूसरा, जो मिलिट्री यानी कि जो सैन्य उपकरण है ग्राउंड पर, उनका जो चालो चलन है वो किस तरीके का है उसको जानने में मिलिट्री सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है। छठा है नेविगेशन सैटेलाइट्स। नेविगेशन का मतलब है पथ प्रदर्शन। कुछ ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं, दोज आर यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग जोग्राफिकल लोकेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ सरफेस। जो वस्तुएं होती हैं उनकी भूगोलिक स्थिति का पता लगाने में, कि जो हमारी पृथ्वी की सतह है उस पर जो वस्तुएं हैं उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है, तो भौगोलिक स्थिति का पता लगाने के लिए नेविगेशन सैटेलाइट्स का उपयोग किया जाता है। इसके बाद जो लास्ट सैटेलाइट है वो कौन सी है? साइंटिफिक सैटेलाइट। साइंटिफिक का मतलब है वैज्ञानिक। वैज्ञानिकी कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जो कि किस चीज़ में मदद करती हैं? टू कैरी आउट द स्टडीज़ ऑफ द अर्थ एंड इट्स इन्वायरमेंट, कि जो हमारी पृथ्वी है उसका वातावरण किस तरीके का है, उस सब की जो स्टडी है उसका अध्ययन करने में मदद करती हैं। तो वो कौन सी सैटेलाइट्स हैं? साइंटिफिक सैटेलाइट्स। अब अगला है इंडियाज़ मिशन टू मार्स, कि जो भारत है उसका मिशन मार्स। जब भारत कहाँ पर पहुँचा? मंगल ग्रह पर पहुँचा। तो उस मंगल ग्रह पर पहुँचने में एक मिशन डेवलप हुआ जिसको बोला गया मिशन टू मार्स।
India launched the first interplanetary probe to Mars, that is known as Mars Orbiter Mission, also called मंगलयान। जो भारत है उसने सबसे पहला ग्रहों के बीच का एक खोज प्रोब को हम क्या बोलते हैं, खोज बोलते हैं, कि एक इंटरप्लैनेटरी मिसाइल जिसे बोला गया मार्स ऑर्बिटर, उसका शुभारंभ किसने किया, भारत ने किया सबसे पहले। और इसी से ही इस मिशन का क्या नाम पड़ा, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको क्या बोला गया, मंगलयान। फ्रॉम श्रीहरिकोटा ऑन 5 नवंबर 2013। श्रीहरिकोटा से ये मंगलयान मिशन चलाया गया। 5 नवंबर 2013 में ये हुआ था। द मंगलयान अराइव्ड इन द ऑर्बिट ऑफ मार्स आफ्टर 300 डेज। जो मंगलयान था वो कहाँ पहुँच गया, मंगल की जो कक्षा है उसमें पहुँच गया आफ्टर 300 डेज, 300 दिनों के बाद। कवरिंग ओवर 670 मिलियन किलोमीटर्स ऑन 24 सितंबर 2014। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 670 मिलियन, 670 अरब किलोमीटर उसने ये जो डिस्टेंस है वो कवर किया ऑन 24 सितंबर 2014। India became the first country in the world to reach Mars in its first attempt। जो भारत था वो पहला देश बना दुनिया के अंदर जो कि कहाँ पर पहुँचा, मार्स पर, मंगल ग्रह पर, इन इट्स फर्स्ट अटैम्प्ट, पहले ही अटैम्प्ट में, पहली ही कोशिश में। दिस एम्स टू स्टडी द फीचर्स एंड एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स। और इसका क्या लक्ष्य रहा, इसका लक्ष्य यह रहा कि वहाँ पर उसने क्या करा, अध्ययन किया, मंगलयान ने क्या करा, अध्ययन किया किस चीज़ के बारे में, फीचर्स एंड एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स, कि जो मंगल ग्रह था उसकी क्या क्या विशेषताएं थीं और उसका जो वातावरण था वो कैसा था। तो उस चीज़ के बारे में मंगलयान ने क्या करा, अध्ययन करा और एक लक्ष्य बनाया। वो वहाँ से जो सॉइल है उसके जो सैंपल्स हैं वो लेकर के वापस इंडिया आया, जिससे हमें जो मार्स है उसके एटमॉस्फेयर के बारे में पता लगा। दूसरी चीज़, उसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं, उसकी सॉइल के क्या क्या फ़ीचर्स हैं उनके बारे में पता लगा। आगे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो जो अगली वीडियो होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे स्पेस ट्रैवल के बारे में। सो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक का जो वीडियो है ये समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।